Love looks not with the eyes but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind. शेक्सपियर यहाँ कहना चाह रहे हैं कि लेकिन अन्वी का दिमाग तो प्रोफेसर की आवाज पर ही रुक जाता है। यार, दिल अजीब तरह से धड़क रहा है। क्या आवाज है यार। चुप कर यार, कितने बड़े सर तू तो। लेकिन अन्वी के तो होश ही उड़े थे। इनकी आवाज जैसे हर शब्द मेरी रूह में उतर रहा है। क्या ये वही है जिनके लिए मैं कॉलेज आई हूँ? तेरा ना कुछ नहीं हो सकता। वैसे सर है तो हैंडसम। फिर दोनों सहेलियां हंसने लगती है। तुम दोनों ने क्या लगा रखा है? चलो निकलो यहाँ से, निकलो बुलाना। दोनों सहेलियां वहां से निकल जाती है। लेकिन कुछ ही हफ्तों में अन्वी का लगाव एक तरफा प्रेम में बदल गया। वो हर प्रोजेक्ट में सबसे आगे रहती, हर प्रश्न का उत्तर देती, बस इस उम्मीद में कि सर उसे नोटिस करे। अन्वी, तुमने ये क्यों किया? किसी के लिए अपनी जान देना ये ठीक नहीं है। आप किसी थोड़ी ना है, आप मेरे लिए सब कुछ है। आपको पता है मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ये प्यार नहीं है, तुम अभी छोटी हो, प्यार को समझ नहीं सकती। और आप इतने अनुभवी जो शायद प्यार को समझ के भी समझना नहीं चाहते। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? पता है आपको बुरा लगता, या फिर कोई असर नहीं होता? हाँ, मुझे बुरा लगता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप मुझे ये मत कहिएगा कि मैं आपसे प्यार न करूं, ये मैं नहीं कर सकती। नहीं, मैं तुम्हें ये कहने नहीं आया, बल्कि ये कहने आया हूँ कि अपनी दवाइयों को अच्छे से लो, जल्दी ठीक हो जाओ और कॉलेज ज्वाइन करो। हम सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं। प्रोफेसर राहुल स्माइल करते हैं और वहां से घर चले जाते हैं। घर आकर वो पत्नी को सारी बात बताते हैं। एक तरफ तो मैं तुम्हें ये कहूंगी कि तुमने अच्छा किया जो उससे प्यार से बात करी, उसको भरोसा दिलाया। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ऐसा ना हो कि उसके दिल में तुम्हें लेकर कोई उम्मीद जगी हो। नहीं, अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे उसको कैसे टैकल करना है। बस कुछ दिन की बात है, फिर वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर देगी और उसके बाद में उसका भविष्य सुनहरा और अच्छा बनेगा। पत्नी स्माइल करके वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद अन्वी कॉलेज जाती है और सभी प्रोफेसर राहुल और अन्वी को लेकर बातें करने लगते हैं। तुझे पता है अन्वी के कमरे में प्रोफेसर राहुल अकेले गए थे? अरे हाँ, मुझे भी पता है, काफी देखभाल करते हैं उसकी। उसने दवाई खाई कि नहीं? बहुत प्यार करते हो प्रोफेसर राहुल अन्वी से, लेकिन अपनी उम्र तो देखो भाई। उन बच्चों को बातें करते राहुल सुन लेते हैं और स्माइल करके वहां से चले जाते हैं। क्लास में अन्वी प्रोफेसर को घूरती है, जिससे वो बहुत असहज होते हैं। देखो अन्वी, क्लास में ऐसे घूरा मत करो, मुझे पढ़ाने में दिक्कत होती है, लोग क्या सोचेंगे? सोचने दीजिए ना। जब प्यार किया तो डरना क्या जब। हाँ, वो बात सही है, लेकिन घूरना ठीक नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। ओके? लेकिन आजकल के समय की अन्वी तो जैसे पूरे कॉलेज को ये बताना चाहती थी कि वो राहुल सर की गर्लफ्रेंड है। फिर एक रोज, सर मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। फिर तो मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए, क्यों? वो तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपके लिए ये जीन्स और टी शर्ट लेकर आई हूँ। वो क्या है ना, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके कपड़े पहनने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरी उम्र के हिसाब से मैं सही कपड़े पहन रहा हूँ, है ना? ये लो तुम, ये भगवत गीता है, इसे रोज पढ़ा करो। क्या? अब मेरे लिए ये भगवत गीता लेकर आए? ये कौन देता है अपनी गर्लफ्रेंड को? अरे ये पढ़ तो लो, फिर तुम्हें गीता भी दूंगा। हाँ, अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ, कल क्लास भी लेनी है ना। एक रोज अन्वी की सहेली कहती है, कल मेरा बर्थडे है, तुम जरूर आना। क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को भी लेकर आ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, सबके बॉयफ्रेंड आ रहे हैं, तुम चाहो तो अपने बॉयफ्रेंड को ला सकती हो। अन्वी खुश हो जाती है, राहुल से बात करती है। अन्वी, तू कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही इन दिनों? तू जानती है ना वो हमारे प्रोफेसर है। अरे रिया, तू समझेगी नहीं यार, ये प्यार है, और ये प्यार कब किससे हो जाए कोई नहीं जानता। अरे यार, तू भी ना पढ़ाई लिखाई कर, करियर बना, ये क्या प्यार व्यार के चक्कर में फंस रही है? प्यार व्यार के चक्कर में फंसते नहीं, प्यार से तो उभरते हैं। पर तू नहीं समझेगी, मैं तो कल सर को बता दूंगी कि मुझे उनसे प्यार है और मैं उन्हीं से शादी करूंगी। वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
हाँ, और वो कहेंगी मैं इस उम्र तक कंवारा तुम्हारे लिए तो बैठा था अनवी जी, चलिए ना शादी करते हैं। और तुम्हारी माँ हंसते हंसते बारात का स्वागत करेंगी, लो जी 15 साल बड़ा लड़का मेरी छोटी सी बेटी का दुल्हा बन रहा है ना। हाँ तो हंसने की क्या बात है, क्यों नहीं करेगी, इतना अच्छा दामाद मिलेगा, पढ़ा लिखा प्रोफेसर। और उम्र का अंतर, अरे वो है ना, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार कोई करे तो देखे केवल मन। फिर दोनों सहेलियां हंसते हुए वहां से निकल जाती है। अन्वी पूरा समय प्रोफेसर के सपनों में डूबी रहती है और एक पन्ने में अपनी भावनाओं को लिखती है। अगले दिन वो प्रोफेसर के पास आकर, कल ना मेरी सहेली की बर्थडे पार्टी है, अब चलिएगा। राहुल पहले तो मना करता है, लेकिन अन्वी के लाख मनाने के बाद वो मान जाता है। ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन तुम्हें और नहीं लगेगा? नहीं नहीं, क्यों, मुझे तो बहुत फक्र होगा। अगले रोज अन्वी राहुल के साथ अपनी सहेली के घर जाती है, जहां दूसरी लड़कियों के बॉयफ्रेंड बहुत ही यंग और स्मार्ट होते हैं, लेकिन राहुल एक मैच्योर और बड़ा लड़का होता है। अरे तुम अपने पापा को क्यों लेकर आई, तुमने कहा था तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आओगी। अब देखो यहाँ पे सबके बॉयफ्रेंड है, अच्छा नहीं लगता ना अंकल यहाँ पर है तो तुम अंकल को घर भेज दो ना। कैसी बात कर रही हो, ये मेरे पापा नहीं है, मेरे बॉयफ्रेंड है। अन्वी के पास खड़ा लड़का ये सुन लेता है और हंसने लगता है। ये अंकल तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसके कपड़े देखो, ऐसा लग रहा है कोई मुशायरा सुनने आया हो। अरे अंकल जी कौन से सन की पैदाइश है, बाबा आजम के जमाने के लग रहे हैं। बस तुम लोगों से 20 साल बड़ा हूं मैं। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी दूसरा लड़का कहता है, हमें क्या खराबी थी जानम जो इतने बड़े अंकल को बॉयफ्रेंड बना ली। तुम अपने बॉयफ्रेंड को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैं अपनी पार्टी को बेकार नहीं करना चाहती। अन्वी क्या करती, ना चाहते हुए भी उसे पार्टी से बाहर आना पड़ता है। बाहर आकर, काश आप भी उन लोगों की तरह दिखते, मैंने आपको दिए तो थे वो कपड़े, आपने क्यों नहीं पहने। क्योंकि उसमें मैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम नहीं दिखना चाहता हूँ। मैं ना बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था छोटे बच्चों के बीच। चलो मैं तुम्हें नदी के किनारे लेकर चलता हूँ। छी, ऐसी बोरिंग जगह कौन जाता है। आपको बुरा नहीं लगेगा तो मैं अकेली जाऊं उस पार्टी में, मैं उस पार्टी को एंजॉय करना चाहती हूँ। अरे मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, तो मैं घर के लिए निकलूं? अन्वी अकेले ही पार्टी में चली जाती है। हेलो सर, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? किस क्लास में हो? पढ़ाई में दिमाग लगा रही हो ना? हाँ सर, बिल्कुल लगा रही हूँ। आप तो देखते ही हैं मैं आपकी क्लास को कितनी सीरियसली लेती हूँ। मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे सिर्फ मेरी क्लास में नहीं बल्कि सारी क्लासेस को सीरियसली पढ़ना है। अच्छा चलो बाय। एक मिनट सर, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। ये बोलकर वो उन्हें एक पन्ना पकड़ा देती है और वहां से चली जाती है। मैंने तो कोई नोट्स भी नहीं मांगे थे, ये कैसे नोट्स देकर गई? बाद में देख लूंगा। प्रोफेसर अन्वी का वो लव लेटर अपनी किताब के ऊपर ही रखकर चला जाता है। घर पर प्रोफेसर की पत्नी, थैंक गॉड तू अकेली आई। यार प्लीज अगली बार से ना अकेले आना, इस अंकल को लेकर मत आना। वैसे तूने उस अंकल में देखा क्या? अन्वी कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन उसे बहुत बेइज्जती फील होती है। अन्वी घर जाती है तो उसे रोना आता है। क्या वो बेटा, रो क्यों रही है? अन्वी सारी बात अपनी माँ को बताती है। बात तो सही है, बच्चों के बीच में अगर इतने बड़े अंकल चले जाए तो दुनिया तो सवाल उठाएगी। खैर मैं तेरा खाना लगा देती हूँ। कॉलेज में जोरों शोरों से एनुअल डे की तैयारियां चल रही थी। क्या बात है, आज बहुत जल्दी आ गया? क्यों वापस चला जाओ? मैं अच्छा नहीं लग रहा जल्दी आ गया तो? अरे भाई मैं अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ तो जल्दी आ गया। चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, पर फिलहाल तो मैं खाना बना रही हूँ, आपकी किताबें मुझे दे दीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पत्नी प्रोफेसर से किताब लेती है तो ऊपर एक पन्ना दिखती है। अरे ये पन्ना कैसा है राहुल? अरे पता नहीं, एक लड़की पकड़ा कर गई थी, शायद कोई नोट्स होंगे, पर मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने कुछ बोला था उसे, पता नहीं कौन थी। खैर आराम से देखूंगा। मुझे तो नहीं लगता कि कोई पढ़ने लिखने वाली लड़की ने दिया है। देखती हूँ कैसे पन्ने में नोट्स लिखा जाता है।
पत्नी जैसे ही वो पन्ना खोलती है, अन्वी की सारी भावनाएं उस पन्ने पर लिखी पढ़ लेती है। इस बार तो मैं स्पेशल डांस परफॉर्मेंस करूंगी मेरे राहुल के लिए। पर तुझे बुलाएगा कौन? एनुअल डे में तो सिर्फ कॉलेज के मैनेजमेंट की पार्टीज होती है, बच्चों को तो दूर से देखते मिलता है सब कुछ। मैं बच्ची नहीं हूँ, उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। जहाँ उनको बुलाया जाएगा वो मुझे भी ले जाएंगे। तुझे क्यों लेकर जाएंगे? उसकी बीवी है, वो अपनी बीवी को लेकर जाएगा। वैसे भी तुम तो उनके लिए टाइम पास हो। तुझे ज्यादा पता है ना, देख लेना, वो अपनी पत्नी से ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। तभी वहां अन्वी की एक सहेली आती है। अन्वी, लग रहा है तुझे सर साड़ी गिफ्ट करने वाले हैं। तुझे कैसे पता? अभी मैंने देखा मार्केट में ना एक साड़ी की दुकान में खड़े होकर साड़ी खरीद रहे थे, वो भी अकेले। अन्वी मन ही मन खुश हो जाती है। अच्छा, किस रंग की साड़ी ले रहे थे? लाल रंग की सुंदर चटक। देख, तुझे देंगे ना तो मुझे भी एक दो बार पहनने के लिए देना। अरे पहले मेरे पास तो आने दे। लेकिन ये क्या, जिस दिन एनुअल डे की पार्टी होती है उस दिन शाम को राहुल उसकी पत्नी के साथ हाथ में हाथ पकड़कर कॉलेज में एंट्री लेता है। अरे वाह, ये देखो कितने हॉट कपल लग रहे हैं राहुल सर अपनी बीवी के साथ, है ना? अरे ये अन्वी तो इनकी बीवी के आगे पानी कम चाय है। यार ये लाल साड़ी कितनी मस्त लग रही है ना मैम पर। सर को शर्म नहीं आ रही? मेरे सामने कैसे अपनी पत्नी के हाथ में हाथ डालकर घूम रहा है? वैसे तो मुझसे ये सबके सामने बात भी नहीं करते। अरे लाल साड़ी, मुझे तो लगा था तुम्हारे लिए लेकर आए, लेकिन वो तो अन्वी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे माँ की कही बात भी याद आती है। वैसे भी वो बुजुर्गों की पार्टी है, मैं कहीं और ही पार्टी करती अच्छी लगती हूँ अपनी एज ग्रुप में। वो लोग बात कर रहे थे, तभी राहुल की पत्नी भी वहां आती है। ये अन्वी कौन है? अन्वी? पता नहीं कौन है। क्यों, क्या हो गया? तुम्हें उसने लव लेटर दिया है, ये देखो। प्रोफेसर राहुल वो लेटर देखता है और हैरान रह जाता है। न जाने कैसी कैसी लड़कियां इस कॉलेज में पढ़ती हैं। पढ़ाई के नाम पर यहाँ ये सब करती है। खुद तो डूबेंगे, मुझे भी ले डूबेंगी। ये तो तुम्हें लेटर लेते वक्त सोचना चाहिए था ना। अरे मुझे क्या पता था कि उस बेवकूफ लड़की ने लव लेटर दिया है। मुझसे लगभग आधी उम्र की है वो, और मैं कोई 16 साल का लड़का थोड़ी ना हूं जो अभी भी दिमाग में लव लेटर घूमेगा। तुम भी ना यार। प्रोफेसर राहुल को ये बात बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है, देखो ये बात इतनी छोटी नहीं है जितनी छोटी तुम समझ रहे हो। तुम भले ही उसे बच्चा समझ लो, लेकिन वो बच्चा नहीं है। कल को अगर तुम्हारी बदनामी कॉलेज में कर देगी तो जॉब से भी जाओगे। क्या मजाक है? ऐसे कैसे कर देगी वो? अरे मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। उसको कल समझा दूंगा। अच्छी बात है, समझा दो अभी तो ठीक रहेगा। आगे चल के बात बढ़ गई तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। अगले दिन प्रोफेसर राहुल अपनी क्लास लेते हैं और बाहर निकल रहे थे कि अन्वी टकरा जाती है। सर, आपने वो लेटर पढ़ा? आपने मुझे उसका कोई जवाब नहीं दिया। तुम पागल हो क्या? मैं इस कॉलेज का प्रोफेसर हूँ और शादीशुदा हूँ, और ये फालतू की बातें अपने दिमाग से छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, ना कि आशिकी करने के लिए। मुझे पता था ऐसा ही आप कुछ मुझे समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या करूं, अब ये बात मेरे बस की नहीं रही। मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे आपसे शादी करनी है। लग रहा है तुमने सुना नहीं कि मैंने कहा मैं शादीशुदा हूँ, और आगे से अगर तुम ऐसा कुछ करोगी तो मैनेजमेंट में मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, समझी? प्रोफेसर राहुल वहां से चले जाते हैं। अगले दिन अन्वी भी कॉलेज नहीं आती कि 2-3 हफ्ते बाद भी वो कॉलेज नहीं आती। फिर एक दिन अन्वी की सहेली प्रोफेसर राहुल के पास आती है। तुम लोगों में से अन्वी कौन है? मैं हूँ। क्यों? अरे तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं तो बस देखना चाह रही थी कि कौन है जिसने राहुल के लिए मरने की कोशिश की। क्या आपको सब पता है? मुझे क्या नहीं पता। तुम्हारे साथ पार्टी, तुम्हारा गिफ्ट और रोज के मैसेज। कई मैसेज की रिप्लाई तो मैं ही करती हूँ। वैसे तुम ना पढ़ने में ध्यान दिया करो, क्योंकि हाँ, मुझे पता है, ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है मुझे। और वैसे भी वो लड़का दिख रहा है रेड टी शर्ट में, वो मेरा नया बॉयफ्रेंड है। गुड फॉर यू। ओके, टेक केयर, बाय। राहुल की पत्नी वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद, आपको पता है अन्वी ने अपनी जान देने की कोशिश करी, और वो भी सिर्फ आपके कारण। प्रोफेसर राहुल तो अन्वी को लगभग भूल चुके थे। वो हैरान हो जाते हैं। मेरे कारण? क्यों? और कौन है ये अन्वी? वही जिसने आपको लव लेटर दिया था। आप देख नहीं रहे, वो पिछले 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं आ रही है।
प्रोफेसर राहुल ये सुनकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि क्या करें। तभी एक महिला कॉलेज में उन्हें ढूंढते हुए आती है। क्या आप ही प्रोफेसर राहुल हैं? हाँ जी, बताइए, मुझसे क्या काम है? मैं अन्वी की माँ हूँ। उसने मुझे आपके बारे में सब कुछ बताया। आप उसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? उल्टा आप ही उसके साथ। अन्वी की माँ की बात अभी अधूरी थी कि एक मिनट, बात पूरी करने से पहले मेरी बात सुनिए। मैंने उसके साथ क्या किया? मैंने तो उसे साफ तौर पर कह दिया था कि मैं शादीशुदा हूं और ये भावनाएं किसी स्टूडेंट की अपने प्रोफेसर के लिए ठीक नहीं है। बाकी आप अपनी बेटी को संभालिए। प्रोफेसर राहुल वहां से उठकर चले जाते हैं। घर आकर वो सारी बात अपनी पत्नी को बताते हैं। बड़ी अजीब माँ है, अपनी बेटी को समझाने की बजाय तुमसे लड़ने आ गई, और बेटी ने मानने की कोशिश की किस बेस पर? वैसे राहुल, इन सबको छोड़ो, तुम क्या सोचते हो? मैं सोचता हूं कि मुझे उस लड़की से बात करनी चाहिए, वरना उसका भविष्य खराब हो जाएगा। मुझे यकीन है तुम जो करोगी ठीक करोगी। अगले दिन प्रोफेसर राहुल कॉलेज पहुंचते हैं तो प्रिंसिपल का बुलावा उनके पास आता है। प्रोफेसर राहुल, आप एक अच्छे प्रोफेसर हैं। हमारे कॉलेज में आप जैसे लोगों की जरूरत है, लेकिन मैं आपके बारे में ये क्या सुन रहा हूँ? क्या बात है सर? मैं कुछ समझा नहीं। आप दिखने में अच्छे हैं, आकर्षक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज की छोटी लड़कियां आपसे अट्रैक्ट हो रही हैं। तो आप उन्हें समझाना छोड़ दें। मैं अन्वी की बात कर रहा हूँ। आपको पता है, आपके कारण उस लड़की ने अपनी जान लेने की कोशिश करी। आपको उसको समझाना चाहिए था। अरे सर, मैं उसे समझा चुका हूँ। मैं शादीशुदा आदमी हूँ, अपना घर चलाने के लिए नौकरी करता हूँ। इस तरीके की लड़कियां मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको एक बार उस लड़की के घर जाकर उसे समझाना चाहिए। आखिर उस बच्ची का भविष्य भी हमारी कॉलेज के लिए जरूरी है। प्रिंसिपल और पत्नी के समझाने पर प्रोफेसर राहुल अन्वी के घर जाते हैं। अन्वी के कमरे में वो देखते हैं कि वो बिस्तर पर लेटी है। पास रखी चेयर पर प्रोफेसर राहुल बैठ जाते हैं। ये कैसे बोल रही थी? तुझे तो राहुल सर ने मजाक बना दिया। वो क्या मजाक बनाएंगे मुझे? मैंने अपना मजाक खुद ही बना रखा था। खैर, अब मेरी आंखें खुल गई है। वैसे रोहन तेरा बॉयफ्रेंड कब बना? अरे वो तो मैंने झूठ बोला था। चलो मैं घर जा रही हूँ। अन्वी कॉलेज से निकल रही थी कि यार बाहर वहां से जाते हैं, तू उधर पार्टी की तरफ क्यों जा रही है? एक आखिरी बार राहुल सर को ये बताने के लिए कि मुझे समझ में आ गया है मेरी उम्र पढ़ने लिखने और अपना भविष्य बनाने की है। आप लोग बात करिए, मैं चाय भिजवाती हूँ। कमरे में से सभी चले जाते हैं। कमरे में कोई नहीं होता सिवाय अन्वी और प्रोफेसर के। सर, मुझे पता था आप जरूर आएंगे मुझसे मिलने। मुझे पता है आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। प्रोफेसर सोचते हैं कि अभी उसे कुछ भी समझाना बेकार ही होगा। वो अन्वी का हाथ पकड़ते हैं। ये पल अन्वी के लिए काफी खुशियों भरा होता है। तभी सीढ़ियों से उतरता हुआ प्रिंस नीचे आता हुआ कहता है, बस मम्मी बस, आज डॉक्टर है तो लोग जिंदा है। तुम्हें तो चाची का साथ चाहिए। ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसे तुम दोनों मिलकर गाली नहीं देती हो, रेस्टोरेंट वालों से लेकर अस्पताल तक। अरे किसी को तो बख्श दो। बोलते बोलते प्रिंस को ध्यान नहीं रहता और उसका पैर मुड़ जाता है और वो सीढ़ियों से फिसलता हुआ नीचे आ जाता है। प्रिंस! नेहा, प्रिया, प्रेम, जल्दी आओ, देखो प्रिंस कैसे सीढ़ियों से गिर गया। मेरा हाथ मम्मी। ज्यादा दर्द है क्या बेटा? कहीं और भी लगी है क्या? पापा, प्रिंस का हाथ पकड़िए, मैं पैर पकड़ता हूँ। इसे लिटा देते हैं सोफे पर, फिर देखते हैं कहाँ कहाँ चोट आई है। नेहा, तुम सर चेक करो, सर पर कोई चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं बेटा, इसका सर तो सीढ़ियों से टकराया ही नहीं था। हाथ पैर में चोट आई होगी। देखो हाथ पकड़ कर कैसे करा रहा है। मुझे लगता है मेरा हाथ गया। लगता है एक्सरे करवाना होगा। तुम लोग तो 2 मिनट में हड़बड़ाने लगते हो। अरे भाई, हाथ में फ्रैक्चर हुआ होता तो दर्द बर्दाश्त कर पाता क्या प्रिंस? हड्डी टूटने का दर्द बर्दाश्त करने लायक होता ही नहीं है। एक बार गिरने पर शरीर आम जाता है, कुछ घंटे दर्द रहेगा, फिर अपने आप ठीक होने लगेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। अपने वक्त तो आप हर चीज पर इतना ध्यान रखते हैं, और मेरे बेटे के वक्त कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। अरे मैं दे दूंगी 1500 रुपए एक्सरे के, जान मत दीजिए आप। अरे मुझे क्या बोल रही है आप ये सब? आप ही के कारण तो हुआ है। पिछले 1 महीने से अस्पताल की बातें चल रही है इस घर में। कितनी बार बोला मत लिया करो हॉस्पिटल का नाम। लग गई ना बेटे को चोट, अब लेकर जाओ अस्पताल। हाँ, दो दिए पापा मम्मी,
किसी चीज की। यहाँ प्रिंस बेचारा दर्द से तिल मिला रहा है और आप लोग लड़ रहे हैं। कोई चोट पर गर्म पानी से सेकने का सजेशन देता है, कोई बर्फ से। सूजन कम लग रही है ना पुष्पा जी? देखा, मैंने कहा था कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ कि नहीं पता चल जाएगा पापा, मैंने ड्राइवर को बोल दिया है। ड्राइवर आ रहा है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। पता चला बेकार में घरेलू नुस्खे के चक्कर में तिल का ताड़ हो गया। ठीक है, फिर मैं भी चलूंगा। फिर मैं भी जाऊंगी भाई साहब, मेरे सारे अच्छे बुरे में आप लोग मेरे साथ खड़े थे, फिर मैं कैसे ना चलूं। मैं तो माँ हूँ, मैं तो चलूंगी ही। गिरते वक्त भी मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था मेरा प्रिंस। उस वक्त अगर तूने मेरी बातों पर ध्यान न दिया होता बेटा, तो आज तेरी हालत ये ना होती। और दोनों बहुओं और उनके बच्चों को छोड़कर सभी प्रिंस को लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर तुरंत प्रिंस के हाथों का एक्सरे करवाते हैं। यही तो गलती है ना, सीधा डॉक्टर के पास आना चाहिए। आप लोग खुद के नुस्खे क्यों लगाने लगते हैं? इतना सोचना ही नहीं होता। वो देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है ना फ्रैक्चर। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है और दोनों हाथ में खाने का बैग लिए प्रिया और नेहा अंदर आती हैं। अरे अरे, ये आप लोग अंदर कहाँ आ रहे हैं? इतने लोग एक्सरे रूम में अलाउड नहीं है। एक तो पहले पेशेंट के साथ 5-6 लोग अंदर आ गए, और ये हाथ में क्या है आप लोगों के? बाहर रखिए, बाहर रखिए इसे। जो बिस्तर पर लेटे हैं वो मेरे पति हैं। 1.5 घंटे से निकले हुए हैं सब। दोपहर का खाना भी नहीं खाया किसी ने, और आप कह रहे हैं हाथ में क्या है? अरे भाई, खाना लेकर आई हूँ। गर्मा गर्म खाना बनाया था तो बर्बाद होने देती क्या? हो गया ना एक्सरे। चलिए प्रिंस, आप खाना खा लीजिए। प्रेम जी आप भी खा लीजिए। मम्मी जी, पापा जी, सुषमा चाची आप भी बैठ जाइए, वरना आपके घर वाले क्या सोचेंगे कि सहेली के घर गई और भूखी आ गई। और जिस बेड पर प्रिंस लेटा हुआ था उसी पर डिस्पोजल प्लेट लगाकर सभी खाने बैठ जाते हैं। अरे एक्सरे वाले बेटा, तू क्या सोच रहा है? तू भी खा ले, हमारा दिल बड़ा है। यहाँ कैंटीन का खाना अच्छा थोड़ी ना होगा। तू भी खा ले बेटा, ये ले 2 पुड़िया। खाना क्या खाऊं? आप लोग मेरी नौकरी खाने पर उतारो। ये डाइनिंग एरिया नहीं है, बाहर जाकर करिए जो करना है, और ये रिपोर्ट डॉक्टर साहब को दे दीजिए। प्रिंस के परिवार को अस्पताल में आए अभी सिर्फ 2 ही घंटे हुए थे कि इतना तमाशा हो चुका था, और इसके बाद डॉक्टर कह देते हैं कि प्रिंस को पूरे 1 हफ्ते के लिए अस्पताल के वार्ड में शिफ्ट होना होगा। बता सुषमा, अब क्या होगा? कैसा कमरा होगा? मेरा बेटा कैसे रहेगा उस छोटे से कमरे में? आप फिक्र क्यों करती है मम्मी? मैं अभी जाकर प्रिंस के कमरे का बिस्तर अस्पताल में मंगवा लेता हूँ और उसे हॉस्पिटल के कमरे में शिफ्ट कर दूंगा। कम से कम लड़के की रात की नींद तो पूरी होगी। यह हुई ना बात। बेटा जीता रहे, बेटा जीता रहे। ऐसे ही अपने भाई से रिश्ता निभाते रहना। हाँ, फिर मैं भी आपके साथ चलती हूँ जेठ जी। वो क्या है ना, रात को ही इन्हें किताबें पढ़ने की आदत है, तो 2-4 किताबें ले आऊंगी और इनका फेवरेट तकिया और इनका लैपटॉप भी यहीं बैठे काम भी कर लेंगे, वरना मन कहाँ लगता है ना ऐसे। बहू, तेरे पति की टांग नहीं टूटी है, हाथ टूटा है, कैसे करेगा काम? आप समझे नहीं पापा जी, लैपटॉप पर पिक्चर तो देख ही सकते हैं। यही रहेंगे, हम भी पिक्चर देख लेंगे साथ में। हम साथ साथ हैं, कैसा रहेगा मम्मी जी? अरे वो तो कितनी बार देख रखी है बहू, वो वाली देखेंगे ना। इसमें रानी मुखर्जी का बच्चा गिर जाता है और फिर सरोगेसी करती है, वो वाली। बता सुषमा, उस जमाने में सरोगेसी के बारे में बता दिया था और लोग समझे। अब लैपटॉप ले आना प्रिया, ये डन रहा। और बिस्तर लाकर प्रेम प्रिंस के कमरे में शिफ्ट कर देता है और सभी वार्ड के अंदर चले जाते हैं। अरे यार, दरवाजा तो खोलो, पेशेंट तो बाहर ही रह गया। मीना याद है ना आपको, जिसके ससुराल में ससुर और पति कैसे उसका और उसकी सास का अपमान किया करते थे। वैसे तो मीना को नौकरी की इजाजत मिल गई थी, लेकिन मीना, ये क्या है? खाना अभी तक नहीं बना। कब से मैं यहाँ बैठा हूँ कि नाश्ता कर लूं? बस 2 मिनट, वो ऑफिस की एक ईमेल करनी है। तभी ससुर जी आ जाते हैं। मैं ना कहता था, जिस दिन ये फीमेल ईमेल करने लगेगी घर नहीं चलने वाला। तभी सास हाथ में नाश्ते की प्लेट ले आती है। ये लो, सभी उपमा खाओ। गर्मा गर्म स्वादिष्ट उपमा देखकर, वाह माँ जी, 2 मिनट में ये कमाल, क्या बात है। वो आता है ना रेडी टू ईट वाला पैकेट, वही बनाया है। स्वाद बता बहू कैसा है? कल तक जो बीवी पति के नाम से ही कांपती थी, बहू के आ जाने के बाद कैसे उड़ रही है, ये देखकर ससुर जी को आ जाता है गुस्सा। हाँ हाँ, पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, या तेरा बाप दे जा रहा है जो बैठे बैठे पैसे खर्च कर रही है? अरे जरा शरीर चला लिया कर, वरना पता है ना जब मेरा हाथ पड़ेगा तो कैसे काम करती है तू।
बहू बेटे के सामने खुद का अपमान सास बर्दाश्त नहीं कर पाती और रोती हुई कमरे में चली जाती है। क्या पापा, क्या जरूरत थी माँ से ऐसे बात करने की? सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब जब खाना आया तो रुला दिया आपने। चलिए देखते हैं माँ कहाँ गई। मेरी जूती भी ना जाए उस पागल औरत को देखने। अरे क्या गलत काम मैंने? बस यही ना कि भाई पैसे बचाओ। अरे कमाने बाहर निकले ना तब पता चले कि कैसे हड्डी गल जाती है। बात तो सही कह रहे हैं पिताजी, माँ को तो बस पैसे उड़ाना आता है। अरे पर माँ ने तो सबके लिए नाश्ता ही बनाया था ना, कौन सा खुद के लिए गहने खरीदे थे। खैर, बहू समझ जाती है कि सारा मामला कमाई का ही है, क्योंकि सास कुछ करती नहीं, कुछ कमाती नहीं, तो ससुर जी उन पर हावी रहते हैं। फिर क्या था, अब थी बारी बहू की। माँ जी, दरवाजा खोलिए, देखिए मैं उपमा लेकर आई हूँ, गर्मा गर्म खा लेते हैं। सास कमरा खोल देती है। सामने खड़ी होती है बहू, हाथ में उपमा की प्लेट लेकर। बहू सास की सूजी आंख देखकर समझ जाती है कि मामला गड़बड़ है। वो बात पलटते हुए कहती है, माँ जी वो आपकी काली साड़ी पर काला ब्लाउज है ना, वो प्लीज मुझे दीजिए। मुझे कल ना काली साड़ी पहनी लेकिन कोई ब्लाउज ही नहीं है। सास बहू की बात में अपना गम भूल जाती है। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, वो तो मैंने अपने हाथों से डिजाइन किया था, चल अभी निकाल कर देती हूँ तुझे। सास बहू को ब्लाउज निकाल कर दे देती है। फिर अगले रोज, माँ जी आज तो ऑफिस पे कमाल ही हो गया, पता है क्या, सारी सहेलियों ने घेर लिया, पूछ रही थी ब्लाउज कहाँ से खरीदा। मैंने भी बोल दिया मेरी सास ने सिलाया, वो भी खुद डिजाइन करके। ये तो वही बात हो गई कि झोला छाप डॉक्टर की दवाई काम कर गई। अरे बहू, ये तो बस ऐसे ही बना दिया था। लेकिन माँ जी आपको पता है, ये देखिए 2 लोगों ने तो मुझे कपड़ा भी दे दिया और नाम भी, सेम टू सेम डिजाइन का ब्लाउज बना दो, और बदले में ये 2000 रुपए। हाथ में 2000 देखकर सास की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बहू, ये तो कमाल ही कर दिया, ये काम तो मैं कल तेरे ऑफिस जाने से पहले ही खत्म कर दूंगी। सच्ची माँ जी, कैसे, इतनी जल्दी? अरे बहू, वो बस नाप है ना, उसी के आकार का काट काट कर डिजाइन ही तो देना है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगले रोज बहू ऑफिस जाती है और फिर शाम को 2 ब्लाउज ले आती है। अरे बहू क्या बात है, लेकिन इसकी डिजाइन। बहू फोन में सास को डिजाइन दिखाती है। अरे ये तो बच्चों वाला डिजाइन है, रुक अभी थोड़ी देर में ही दे देती हूँ। सास बहू को कपड़े सिल कर देती और बहू सास को रुपए। फिर एक रोज, माँ जी ये लीजिए कपड़े, लेकिन इसकी सिलाई मैंने ज्यादा ली है, वो क्या है ना हैवी काम है, तो मेहनत ज्यादा लगेगी ना आपको। अरे रहने देती बहू, मैंने कौन सी बुटीक खोली है। बहू को सास की बात में दम लगता है और वो कुछ सोचती हुई निकल जाती है। वो कमरे में बैठी होती है कि उसके ससुर की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। फिर फजूल खर्ची, अरे तुम्हारे जैसी बेकार नाकाम काज करने वाली औरत कब पैसे की कीमत समझेगी, क्या जरूरत थी ये मशीन खरीदने की। अरे वो मैंने EMI में ली है, आपको पता है ना कपड़े सिलने का कितना शौक है मुझे। हाँ तो क्या दर्जी बनोगी, लोगों को पकड़ पकड़ कर नाप लोगी, अरे कुछ तो शर्म करो। तभी बहू आ जाती है, उसके हाथ में चाबी होती है। माँ जी ये चाबी मैंने चौराहे में आपके लिए बुटीक खुला है, पैसा लोन से लिया है तो काम करके आप चुका देना। और हाँ माँ जी, कल उद्घाटन है तो 11 बजे दुकान में पहुंच जाना, पूजा में आपको ही बैठना है। ये सुनकर ससुर जी आग बुबला हो जाते हैं। कहीं नहीं जाएगी ये, इस घर की औरतें बाहर नहीं निकलती। तू तो इंजीनियर है इसलिए तुझे इजाजत दे दी, लेकिन ये तेरी सास 4 अक्षर नहीं आते इसको। अरे रहने दे, क्यों पैसा बर्बाद करवा रही है। सास को डांटने की आदत ससुर जी को जो लग चुकी थी। सास बहू की ओर देखती है, तो माँ जी कल वक्त से तैयार रहना। ससुर जी आप ही तो माँ जी को कहते थे ना उन्हें पैसे की कदर नहीं है, तो अब वो खुद ही कमाने जा रही हैं। अरे और क्या पापा, देखिए मीना ने कितना अच्छा बुटीक खुला है माँ के लिए। अरे रहने दो, ये कुछ नहीं कर पाएगी, गंवार कहेगी। ससुर की रजामंदी ना होने के बाद भी सास काम करती है, लेकिन ससुर भी ससुर होता है। एक रोज सास देर से घर आती है। कहाँ घूम रही थी, ये कोई वक्त है घर आने का? घर का ठेका क्या आप मर्द लेंगे? अब लगोगी रसोई में, क्योंकि तुम्हारी बहू रानी भी नहीं आई अभी तक। पापा आज बाहर से ही मंगवा लेते हैं। आज बहुत ज्यादा काम था,
किसी की शादी का पूरा कपड़ा सिलना था। कल उन लोगों की ट्रेन थी, खुद बैठकर काम करवा कर गए हैं। बहू, ये पैसे हैं आज के गल्ले के, जरा संभाल ले। ससुर देख रहा होता है कि कैसे कल तक जिस औरत को वो बुरा भला कहकर डरा कर रखता था, वो आज उससे ज्यादा कमा रही है। देखता है कितना दिन कमाती है। ससुर अब रोज कोई ना कोई ऐसा काम करता जिससे सास का काम बंद हो जाए। फिर एक दिन, हे भगवान, 10 बज गया, बुटीक खोलने का वक्त हो गया है, लेकिन ये मेरी साड़ी, इस पर ये क्या गिर गया, पता नहीं किसने क्या डाल दिया, अब क्या करूं। सास दोबारा अलमारी से दूसरी साड़ी निकालती है, फिर उसे प्रेस करती है और किसी तरह बुटीक पहुंचती है जहां पहले से ही कस्टमर खड़े होते हैं। अरे क्या हो गया? लगता है काम चल गया तो मैडम के भाव बढ़ गए। पता है, इस धूप में पिछले आधे घंटे से खड़े हैं, पता होता तो वो बगल वाली शॉप में ही दे देते। अरे अरे माफ करिएगा, वो क्या हुआ ना, तैयार होकर निकल ही रही थी कि साड़ी में सॉस गिर गया, दोबारा साड़ी चेंज की तो आप आई। ठीक है, लेकिन अब आ गई है तो जरा जल्दी से कपड़े दे दो, हमें जाना है। सास को कस्टमर की बात बुरी लगती है, लेकिन क्या करती, वो जल्दी से सभी को सारा सामान देकर विदा करती है। सारा दिन काम करती है। वो निकल ही रही थी कि एक कस्टमर आती है। जी, वो मेरी साड़ी है ना शादी की, उसका लहंगा बनवाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बनवा लो। शादी की साड़ी के साथ इमोशंस जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, परसों मेरी शादी की सालगिरह है, तो जरा बना देना। अरे नहीं, इतनी जल्दी कहाँ तैयार होता है शादी का लहंगा, कम से कम 4 दिन तो। देखिए, आप 2 दिनों में जितना कमाती है ना, वो मैं आपको 1 दिन में दे दूंगी। बस मेरी ये शादी की साड़ी का लहंगा बना दीजिए। सास को भी अब पैसे की लालच आ जाती है। वो सोचती है कि वैसे भी कोई अर्जेंट काम नहीं है तो वो मैनेज कर लेगी। अब ठीक है, नाप दे दीजिए। औरत नाप देकर वहां से चली जाती है। सास सोचती है कि घर जाकर रात में काम करेगी। ये सोचकर वो उस औरत की शादी की साड़ी घर ले आती है। वाह, अब काम घर पर भी ले आ रही हो। हाँ, लेकिन घबराइए नहीं, घर के काम में कोई असर नहीं होगा। सास घर का काम करती है, बहू के साथ खाना बनाती है, खिलाती है और फिर। क्या बात है सासू माँ, बड़ी जल्दी जल्दी काम कर रही हैं आज। सास बहू को सारी बात बताती है। क्यों माँ जी, इतनी भी क्या मेहनत करना। अरे बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि उस बेचारी औरत की इमोशंस की भी थी। ये उसकी शादी की साड़ी है ना। ससुर पास खड़ा सब सुन रहा था। अब देखो, बहुत काम करने का शौक है ना, कैसे भरे बाजार तुम्हारी दुकान खुद तुम बंद करोगी। जब सास पूरी रात काम करके सुबह लेटती है, मौका देखकर ससुर कैंची से साड़ी को काट देता है। अगली सुबह, चलो, कल आधा लहंगा सिला था, आज पूरा करके शाम को ही उसे उसका लहंगा सौंप दूंगी। लेकिन ये क्या, सास जैसे ही लहंगा उठाती है, लहंगा तो फटा होता है। वहीं ससुर छुपकर सास को देख रहा था। हाय रे, ये किसने किया? ससुर छुपकर हंस रहा था। बहू देख लेती है और ससुर के पास जाती है। पिताजी, आपसे ऐसी छोटी हरकत की उम्मीद नहीं थी। आप खुद ही दुकान बंद करेगी। ससुर वहां से चला जाता है। सास भी वहां आ जाती है। वो समझ जाती है कि उसके पति ने ही साड़ी पर कैंची चलाई है। लेकिन फिर शाम को, जी वो मेरा लहंगा तैयार हो गया? हाँ जी, मैं तो कहती हूँ कि आप एक बार लहंगा पहन कर भी देख ले। औरत लहंगा पहन कर आती है और खूब खुश हो जाती है। अरे ये लहंगा है ना अंकल जी, कमाल का, आंटी जी ने बनाया है, बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन। औरत सास को ढेर सारे पैसे देकर चली जाती है। लेकिन मैंने तो ये औरतों का फैशन है, कहीं से सिल दो या कहीं से काट दो, फैशन ही होता है। चलिए, शाम का खाना मेरी तरफ से, आज आपका जन्मदिन है ना, रिटर्न गिफ्ट तो बनता ही है।